नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के बाद महायुति गठबंधन के भीतर जो कुछ हलचल दिखाई पड़ रही है वो महायुति गठबंधन के भविष्य के लिए ठीक नहीं दिख रही है, क्योंकि वहां शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना इस बात पर अड़ गई है कि मुंबई में यानी बीएमसी में जो मेयर होगा वो शिवसेना का ही होगा। और भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किल ये है कि पहली बार मिला ये मौका वो अपने हाथ से कैसे बाहर जाने दे। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि एक नया गठबंधन वहां तैयार हो रहा है, यानी शिवसेना का ही मेयर बनाने की कोशिशें वहां पर हो रही हैं। शिवसेना का ही मेयर यानी शिवसेना के मूल शिवसेना से टूटे हुए दोनों धड़ एक साथ मिलने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर किस तरह से बातें हो रही हैं, शिवसेना के नेताओं की ओर से ही ये बातें आ रही हैं और उधर एकनाथ शिंदे इस बात पर अड़े ही हैं कि मेयर शिवसेना का ही होगा। दिल्ली तक बैठकें हो रही हैं लेकिन अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया है। और उधर चुनाव आयोग को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त फटकार मिली है। किस तरीके से एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है और एसआईआर के लिए कैसे नियम कानून को धता बताया है चुनाव आयोग ने, उस पर जबरदस्त फटकार लगाई है कल सुप्रीम कोर्ट में। उस पर फिर सुनवाई जारी है, आज भी उसमें अपडेट होंगे, लेकिन बार बार फटकार लग रही है चुनाव आयोग को एसआईआर के मुद्दे पर। और चुनाव आयोग विपक्ष को जिस तरीके से इग्नोर करता है वो लगभग उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब देता दिखाई पड़ता है। पर सबकी निगाहें हैं कि जब आखिर में फैसला आएगा एसआईआर पर। अभी तो सुनवाई जारी है। और इधर शंकराचार्य के साथ मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है। न केवल तमाम हिंदू संगठन, सारे शंकराचार्य राजनीतिक दल एक साथ जुट रहे हैं, शंकराचार्य के पक्ष में दिख रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी से भी विरोध की आवाजें आ रही हैं और अब आरएसएस से भी लगातार विरोध होने लगा है। आरएसएस के कई नेताओं ने इस पर सरकार की खिंचाई की है, माफी मांगने को कहा है, वहां के प्रशासन की निंदा की है। लेकिन इस बीच मेला प्रशासन जो है यानी एडमिनिस्ट्रेशन, उसने शंकराचार्य को एक और नोटिस थमा दिया है। इससे पहले नोटिस दिया था, शंकराचार्य ने उसका जवाब दिया और उसके बाद आज फिर सुबह सुबह एक नोटिस उनको दे दिया गया है और यह कहा गया है, यह धमकी दी गई है कि शंकराचार्य को हमेशा के लिए माघ मेला क्षेत्र से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। हालांकि सोशल मीडिया पर उसकी जमकर निंदा हो रही है कि जब शंकराचार्य ही माघ मेले में और कुंभ मेले में नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा। लेकिन उसके विकल्प भी बताए जा रहे हैं कि किस तरह के साधु संत आएंगे, यानी जो सरकार की चापलूसी करने वाले लोग होंगे वही आएंगे। तो ये दूसरा नोटिस दे दिया गया है शंकराचार्य को, लेकिन हंगामा इस पर जबरदस्त मचा हुआ है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है। महाराष्ट्र में अब सीधे तौर पर अमलेंदु जी दिख रहा है कि शिवसेना का ही मेयर बनेगा। इस बात पर अगर एकनाथ शिंदे अड़े हैं तो शायद इसकी तैयारियां वहां पर लग रहा है कि पूरी हो चुकी हैं। देखिए समीर जी, अगर एकनाथ शिंदे इस पे अड़ गए हैं कि शिवसेना का ही मेयर बनेगा तो फिर बीजेपी को बनाना पड़ेगा और नहीं बनाएंगे तो नया गठबंधन वहां तैयार हो जाएगा। और इसके संकेत साफ तौर पर मिलने लगे हैं, बल्कि खुलकर कहा जाने लगा है कि 2022 में बीजेपी ने शिवसेना तोड़ी थी, तो अगर कोई दूसरी पार्टी तोड़ देगा तो इस पे हैरान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी इसका मतलब अब टूटन जो है महायुति में होगी और ये समीर जी उल्टी गंगा बहने जैसी स्थिति होगी कि सत्तारूढ़ दल जो है उसके अंदर टूट फूट हो जाए। तो परिस्थितियां जो बन रही हैं इस समय मुंबई में, उस पर यही दिखाई पड़ रहा है कि अब परिस्थितियां वहां सत्तारूढ़ दल के टूटने की बन रही हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता हैं आनंद दुबे, और आनंद दुबे ने साफ तौर पर कहा है कि अब नया गठबंधन तैयार हो रहा है और नया गठबंधन की नई शक्ल होगी। बड़ा खेल चल रहा है और ये खेल बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा और मेयर किसका बनेगा ये आने वाले समय में तय हो जाएगा। इसका मतलब समीर जी की तैयारियां दूसरी तरीके की चल रही हैं। अब बीजेपी टूटेगी कि शिवसेना कौन सी टूटेगी ये पता नहीं, कौन टूटेगा कौन नहीं टूटेगा, लेकिन नया गठजोड़ बनेगा ये साफ संकेत अब मिल चुके हैं। नया गठजोड़ बनने की तैयारियां शायद हो चुकी हैं। जी बिल्कुल। और क्या कह रहे हैं शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं आनंद दुबे, उनको हम सुनते हैं। लेकिन ये नया गठजोड़ बन रहा है, इसकी तैयारियां हो रही हैं और एकनाथ शिंदे जिस तरीके से अड़े हुए हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि वो या तो उनकी पार्टी का, एकनाथ शिंदे की शिवसेना का मेयर बने मुंबई में, या फिर वो दूसरी जो शिवसेना है जिस शिवसेना से वो निकल कर आए थे उसके साथ गठजोड़ तैयार है। सुनते हैं आनंद दुबे क्या कह रहे हैं। तो
कई बरसों में दोहराता है और कभी कभी जल्दी जल्दी दोहराता है। जिस प्रकार 2022 में हमारी पार्टी शिवसेना से एक गठ बाहर निकला था, सूरत में जाके उसकी गठ स्थापना हुई थी, उसका नाम था ESS। अब इतिहास अपने आप को पुनः एक बार दोहराने जा रहा है। भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्विट्जरलैंड की धरा पर एक जगह है दावोस, वहां पर एक नया खेल चल रहा है, एक नई खिचड़ी पक रही है। दावोस की धरती पर एक नया गठ स्थापित होने जा रहा है, जिसका नाम बहुत ही रोचक है, रोमांचित करने वाला है। नाम है URS। आप पूछेंगे ये क्या है, तो यही तो खेल है पर्दे के पीछे। ये URS नाम का गठ दावोस की धरती पर बन रहा है। मतलब बड़ी पुरानी कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोइएगा वही तो काटिएगा। आप हमारी पार्टी तोड़ते हो, कोई आपकी पार्टी तोड़ता है। आप सूरत में जाकर पार्टी बनाते हो, कोई दावोस में जाकर पार्टी बनाता है। लेकिन भारत की भूमि पर और महाराष्ट्र और मुंबई में खास करके एक नया गठ जल्द ही आएगा, ऐसी चर्चा भी हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर भी है। इस समय दावोस में भारत देश के बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े व्यापारी, पूरी दुनिया के व्यापारी और राजनेता इकट्ठा हुए हैं। तो व्यापार के साथ साथ राजनीति भी हो रही है, खूब जम के हो रही है। जल्द ही महाराष्ट्र और मुंबई को एक नया गढ़ देखने भी मिलेगा, जिसका नाम होगा URS। तो URS बहुत रहस्यमयी तरीके से आनंद दुबे बता रहे हैं अमलेंदु जी। हालांकि वो इस तरह से इशारा करने जैसे सबकी समझ में बात आ रही है। URS से बात तो समझ में आ रही है, लेकिन उस वो देवास कह रहा हूँ, दावोस में बन रही है, स्विट्जरलैंड में बन रही है, वहां तो केवल देवेंद्र फडणवीस गए हुए हैं। हाँ, और राज्यों के मुख्यमंत्री गए हैं, और वो कह रहे हैं कि कई वहाँ व्यापारी भी गए हुए हैं। तो व्यापारी तो अब वहाँ जो है, जैसा कि खबर आ रही है कि वहाँ महाराष्ट्र सरकार के साथ अडानी का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो भाई वो दावोस में क्या आवश्यकता थी, यहाँ भी हो सकता था वो। तो अब ये इनका इशारा क्या है कि वहाँ कोई नया, मतलब वहाँ भी राजनीति हो रही है व्यापार के साथ साथ। तो क्या अडानी के खिलाफ कोई मोर्चा यहाँ तैयार हो रहा है? तो क्या शिंदे अब अडानी के खिलाफ मोर्चे में शामिल होने जा रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि किसी ने हमारी पार्टी तोड़ी थी, हम किसी की पार्टी तोड़ेंगे, या बीजेपी के कुछ पार्षद टूट रहे हैं, ये भी हो सकता है बीजेपी के पार्षद टूट रहे हों। तो यानी अब संकट जो है वो महायुति पे तो है समीर जी, 100% संकट। महायुति इस तरीके का दिखाई नहीं देगा आज शाम के बाद जिस तरीके का है, ये समझा जा सकता है। जी बिल्कुल। और जो URS बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं, रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कान उनकी दिखाई पड़ रही है, खुशी दिखाई पड़ रही है, तो ये लग रहा है कि कहीं और उधर एकनाथ शिंदे शिवसेना का मेयर बनाने पर अड़े हुए हैं, तो कहीं ये उद्धव राज और शिंदे की बात तो नहीं हो रही है। हाँ, ये उद्धव राज और शिंदे की भी हो सकती है, क्योंकि URS से तो वही मालूम पड़ता है। क्योंकि वो ESS जो कह रहे थे, तो वो एकनाथ शिंदे की ESS कह रहे थे, शिवसेना। तो अब यहाँ URS का मतलब है कि उद्धव राज और शिवसेना। तो उद्धव राज शिवसेना, तो क्या अब ये गठजोड़ हो रहा है? क्या शिंदे की घर वापसी होगी? हो भी सकती है। हाँ, अब जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हाँ शिवसेना का, ये तो उन्होंने कहा नहीं क्या शिवसेना क्या कैसे, और चूंकि सबको पता है उनके पास तो 29 पार्षद ही हैं, अकेले तो वो बना नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर उनके पास 66 पार्षद वाले शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना मिल जाती है, तब फिर निश्चित तौर पर मुंबई में शिवसेना का ही मेयर एक बार फिर बन जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। और जो संकेत दिखाई पड़ रहे हैं शिवसेना के जो प्रवक्ता, जिसको आनंद दुबे जो अभी बोल रहे थे, हम लोगों ने सुना, उनकी बातों से यही लग रहा है। लेकिन अब दावोस में क्या कुछ हो रहा है, ये थोड़ा अभी खुलना बाकी है। इसके बीच में उनका जो कहना था, वो बिटवीन द लाइंस क्या कहना चाह रहे हैं, उस पर अभी बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन URS से तो ये मतलब साफ है कि मुंबई में शिवसेना का मेयर बनाने के लिए उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, इन दोनों गुटों की एक तरह से जो गतिविधियां हैं, या कह लीजिए कि अंदर ही अंदर राजनीतिक खिचड़ी पक रही है, ये दिखाई पड़ रहा है। हाँ, अंदर ही अंदर कोई ना कोई राजनीतिक खिचड़ी बहुत जबरदस्त पक रही है। चूंकि जो कुटिल मुस्कान है आनंद दुबे जी की, वो इसकी तरफ इशारा कर रही है। अच्छा, और ये भी हो सकता है समीर जी कि माइनस एकनाथ शिंदे पूरी शिवसेना जो है वो UBT में शामिल हो जाए। चूंकि जो लोग जीत के आए हैं शिवसेना के टिकट पर भी, वो सब जो है वो मराठी अस्मिता वाले ही लोग हैं। और अगर बीजेपी का वहां मेयर बनेगा तो राजनीति खत्म, मराठी मानुष की राजनीति करने वालों की। तो ये एक बड़ा संकट जो उनके सामने आ गया है। तो इसीलिए एकनाथ शिंदे भी अड़े हुए हैं कि शिवसेना का बने। और आपको याद होगा कि संजय राउत ने कहा था कि ये तो शिंदे भी नहीं चाहते कि बीजेपी का मेयर बने। जी हाँ।
तो ये भी हो सकता है कि एकनाथ शिंदे अपने पार्षदों को चुपचाप खुद ही भेज दें कि जाओ यूबीटी में चले जाओ और वहाँ जो है बीजेपी का मेयर मत बनने दो। ये देखिए कल्याण और डोंबिवली में जिस तरह से एमएनएस यानी राज ठाकरे के पार्षद जा रहे हैं उधर, तो ये सारी चीजें बहुत कुछ कह रही हैं कि मुंबई में बड़ा खेल में जिस तरह से एमएनएस यानी राज ठाकरे के पार्षद जा रहे हैं उधर, तो ये सारी चीजें बहुत कुछ कह रही हैं कि मुंबई में बड़ा खेल होगा और ये खेल पूरे महायुति गठबंधन को प्रभावित करने वाला है। हाँ बिल्कुल, पूरे महायुति को प्रभावित करने वाला है और कई जगह इस तरह की चीजें हो रही हैं। अब जैसे वहाँ उल्लासनगर में वहाँ जो है वो वंचित बहुजन अघाड़ी के 2 पार्षद जो उन्होंने अपना समर्थन एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दे दिया। तो यानी अब एकनाथ शिंदे जो हैं वो अपने मेयर ज्यादा से ज्यादा बनवाना चाहते हैं, बीजेपी के नहीं। वो यही कह रहे हैं कि महायुति का बनेगा। तो ये महायुति का बनेगा तो महायुति का कैसे बनेगा, इसको लेकर बहुत सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं। तो वहां महाराष्ट्र में कोई ना कोई गड़बड़ बहुत ज्यादा बड़ी है समीर जी, ये समझ में आ रही है। और बीजेपी की तरफ से खामोशी बरती जा रही है, बिल्कुल किसी तरीके का कोई बयानबाजी नहीं आ रही है कि किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा। पहले तो बहुत कूद रहे थे, ये मीडिया भी खूब चिल्ला रहा था कि हिंदुत्व के धुरंधर देवेंद्र फडणवीस 30 साल के बाद बीजेपी का जो है वो मेयर बनने जा रहा है, पहली बार बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। अब कोई नहीं कह रहा है कि बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। तीन दिन से कोई नहीं कह रहा है कि बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है, जो उस दिन चिल्ला रहे थे खूब जोर से हिंदुत्व के धुरंधर देवेंद्र फडणवीस। जी हाँ, हालांकि जो कल्याण और डोंबिवली में मनसे के का जो पार्षद है वो शिवसेना एकनाथ शिंदे की गुट में शामिल हुए, उसको लेकर संजय राउत ने टिप्पणी की है कि ये गलत है। लेकिन ये कहा जा रहा है, ऐसा समझा जा रहा है कि यहाँ शिवसेना के दोनों धड़ों के बीच में कुछ बड़ा राजनीतिक गेम चल रहा है। बहरहाल सुनते हैं क्या कह रहे हैं संजय राउत यहाँ पर एमएनएस के यानी जो राज ठाकरे की पार्टी के जो पार्षद हैं उनके एकनाथ शिंदे के ग्रुप में चले जाने को लेकर। और चूंकि मनसे जो है यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे का गठबंधन हो गया था यहाँ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से, यानी जो संजय राउत जिस पार्टी में है। तो सुनते हैं संजय राउत को क्या कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर। देखिए, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य और जो बहुत प्रखरता से अपनी बात भी रखते हैं, तो क्या संजय राउत ने कहा है कि ये गलत है, ठीक नहीं है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्षदों के बीजेपी में जाने पर उनको निलंबित किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, तो एमएनएस को भी करना चाहिए। लेकिन अभी सारी निगाहें टिकी हुई हैं कि मुंबई में क्या कुछ होता है और मुंबई में कुछ बड़ा खेल चल रहा है, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और उधर शंकराचार्य को लेकर यानी प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है, वहां पर बड़ा महत्वपूर्ण मेला होता है लगभग 40 दिन का। वहां शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को माघ जो सबसे महत्वपूर्ण स्नान पर्व होता है मौनी अमावस्या, उस पर उनको स्नान नहीं करने दिया गया। उनके साथ उनको वहाँ से भगा दिया गया। उनके जो समर्थक थे, तमाम शिष्य थे उनको ज़बरदस्ती वहाँ से भगाया गया, मारा पीटा गया। उसको लेकर काफ़ी हंगामा मच रहा है और राजनीतिक दल भी इसमें शंकराचार्य के समर्थन में दिख रहे हैं। और अब बीजेपी नेताओं को कल हम लोगों ने संजीव भराला को सुनाया था और आज आरएसएस के कई नेताओं की ओर से अब बयान आ रहे हैं और जो कुछ भी शंकराचार्य के साथ हुआ है उसकी निंदा की जा रही है। हाँ बिल्कुल, जो शंकराचार्य के साथ हुआ है उसकी घोर निंदा की जा रही है समीर जी। और अब आरएसएस के अंदर से इसको लेकर आवाजें उठ रही हैं। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व प्रांत प्रचार प्रमुख हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचार प्रमुख रहे हैं नोएडा के अवधेश पांडे। उन्होंने अपने फेसबुक पर एक टिप्पणी की है समीर जी, और वो टिप्पणी क्या है आप बता सकते हैं क्या है? जी बिल्कुल, ये अवधेश पांडे हैं और कह रहे हैं कि वो दंडी हैं, दंडवत नहीं है। दंडी मतलब जो दंडी स्वामी दंड लेकर धारण कर चलते हैं, इसलिए समस्या है। बड़ी तपस्या के बाद प्रभुता प्राप्त भी हो गई तो भी वह सदैव नहीं रहेगी। मदांध लोग मंद होते ही हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर सबका भला करें। आप सभी का आज का दिन शुभ हो। अमलेंदु जी ये सीधा निशाना साध रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कि वो आपकी तरह के संत नहीं है, वो दंडी स्वामी। हाँ, वो दंडी स्वामी हैं और असली स्वामी हैं। जी हाँ। और चूंकि बहुत सी बातें मठों को लेकर भी होती रहती हैं, तो वो मठाचार्य नहीं हैं, वो शंकराचार्य हैं और असली धर्मगुरु वही हैं। ये है।
और इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और ये अब बीजेपी आरएसएस के अंदर से भी आ रही हैं आवाज़ें। कल हम लोगों ने सुनील भराला को, समीर जी, सुना ही था, जो बीजेपी के नेता हैं, पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये दानव प्रवृत्ति के अधिकारी हैं जिन्होंने इस तरीके से किया। तो यानी अब दानव प्रवृत्ति के कहा जा रहा है, तो ये लेके बहुत सारी बातें इस पर लेकर हो रही हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं समीर जी, उन्होंने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया और वो ट्वीट जो है उन्होंने इसको लेकर जो कहा अखिलेश यादव ने, वो बहुत गंभीर बात कही है उन्होंने। और कहा है कि हम लोग शंकराचार्य जी और साधु संतों का आशीर्वाद लेकर जनता की सेवा करेंगे। ये उनका कहना है। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव? और उन्होंने कहा है कि हम साधु संतों का आशीर्वाद लेकर सेवा करेंगे और ये मुद्दा बहुत गंभीर होता चला जा रहा है। सरकार निशाने पर है, लेकिन लगातार ये देखने को मिल रहा है कि सरकार कैसे एक के बाद एक वो शंकराचार्य के खिलाफ कार्रवाई करने को बिल्कुल उतावली दिखाई पड़ रही है। सुनते हैं पहले अखिलेश यादव को क्या कह रहे हैं। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने। तो शंकराचार्य से पहले तो नोटिस भेजकर प्रशासन ने उनसे कहा कि आप अपनी वैधता का, यानी आप वैध शंकराचार्य हैं या नहीं है, इसका प्रमाण दीजिए। उन्होंने उस नोटिस का जवाब दे दिया और बहुत ही बेहतर तरीके से कि आप इस बात को पूछने के अधिकारी नहीं है। दूसरे, आज फिर उनको एक नोटिस मिल गया कि आपको हम हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर देंगे। और ये अब सवाल, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है अमलेंदु जी, कि सरकार किसी को माघ मेला क्षेत्र में जाने से, रोकने से, आने से कैसे प्रतिबंधित कर सकती है? बिल्कुल कैसे कर सकती है। और सरकार और मेला प्रश्न, हाँ, धर्म क्षेत्र है और धर्म का ही है, तो हिंदुओं को ही अगर आने से रोका जाएगा इस हिंदू राष्ट्र में, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो हिंदू जाएगा कहाँ? पाकिस्तान में तो नहीं जाएगा ना। अब शंकराचार्य कोई सामान्य हिंदू नहीं, वो मतलब शंकराचार्य, तो शंकराचार्य गंगा स्नान करने के लिए पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे, रहेंगे तो यहीं प्रयागराज में ही करेंगे। तो ये कौन होते हैं ये अधिकारी जो हैं ये रोकने वाले? ये सवाल उठ रहा है, बीजेपी के अंदर से सवाल उठ रहा है और बीजेपी के ऊपर काफी ज्यादा आरोप लग रहे हैं। प्रधानमंत्री को लेकर भी आरोप लग रहे हैं, मुख्यमंत्री को लेकर भी काफी ज्यादा आरोप लग रहे हैं। बीजेपी पूरी घिरी हुई है इसको लेकर कि ये हिंदू विरोधी पार्टी है। ये तक कहा जा रहा है कि ये हिंदू विरोधी पार्टी है और इनका असली चाल चरित्र चेहरा अब सामने आ रहा है, ये भी कहा जा रहा है समीर जी। बिल्कुल, खुद शंकराचार्य ने ही कहा, कल हम लोगों ने सुना भी था कि किस तरीके से वहां उनकी सरकार जो कुछ कर रही है, मंदिरों को नष्ट कर रही है, मूर्तियों को नष्ट कर रही है, उसकी मुखालफत उन्होंने की, जिसकी सजा उनको देने की कोशिश की जा रही है। और शंकराचार्य ने तो यहां तक कह दिया था कि इतने मंदिर औरंगजेब ने भी नहीं तोड़े थे। बहरहाल संजय राउत ने भी इसकी निंदा की है और लिख रहे हैं कि पाखंड और अवसरवादिता, वो तो एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं कि जब शिंदे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को राजकीय अतिथि का दर्जा दिया और उन्हें वर्षा बंगले में आमंत्रित किया। उन्होंने उनके साथ पूजा अर्चना और अनुष्ठान किए। आज उन्हीं इसी शंकराचार्य पर मुख्यमंत्री योगी और मोदी द्वारा पुलिस लाठीचार्ज किया जा रहा है और शिंदे और उनका नकली हिंदुत्व चुप है। वाह हिंदुत्व समर्थकों, शाबाश, ये लिख रहे हैं संजय राउत। संजय राउत ने को सुनते भी है, क्या कुछ कहा है उन्होंने शंकराचार्य के साथ सरकार जो कुछ कर रही है। देखिए, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य और जो बहुत प्रखरता से अपनी बात भी रखते हैं, इसलिए भी वो लोकप्रिय है। बहुत सी बातें शायद किसी को पसंद भी नहीं आती उनकी, फिर भी वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य। जिस तरह से उनके ऊपर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने पुलिस द्वारा हमला किया है, वो बहुत चिंता का विषय है। और जो अपने आप को हिंदुत्ववादी मानते हैं या हिंदुत्व का ढोंग करते हैं, उनके लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। पूरे देश में उनको स्टेट गेस्ट, राज्य अतिथि का दर्जा मिला है। महाराष्ट्र में आए थे तो मातोश्री पर आए थे, हमने उनकी सम्मान, पूजा, अर्चा सब किया। बाद में उनको निमंत्रित किया, मुख्यमंत्री शिंदे मुख्यमंत्री थे तो उनके सरकारी आवास पर वर्षा बंगले और मुख्यमंत्री जी ने भी शंकराचार्य जी को राज्य अतिथि का दर्जा दिया था। ऐसे शंकराचार्य के ऊपर हमला होता है और आज के
एकनाथ शिंदे उनके ऊपर अपनी बात भी नहीं रख पाते, निषेध भी नहीं कर पाते कि आपके गुरु है, आपने उनके चरण धोकर तीर्थ प्राशन किया है वर्षा मंदिर, आपने उनको राज्य अतिथि का दर्जा दिया है, तुम्हारे गुरु के ऊपर हमला हो रहा है, ये हिंदुत्व के ऊपर हमला है, लेकिन आप बात नहीं करते, आप निषेध नहीं करते। ये क्या है? ये है ढोंगी हिंदुत्व, नकली हिंदुत्व, बोगस हिंदुत्व, स्वार्थी हिंदुत्व। लेकिन हम शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ये घटना की कड़ी निंदा हम कर रहे हैं। तो बड़ी बात ये कह रहे हैं कि आप जिनका सम्मान किए, आपने राजकीय अतिथि बनाया है, आपने उनका चरण स्पर्श किया है, आप उनके ऊपर हमला हो रहा है तो आप कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। ये कौन सी मजबूरी है? लेकिन बोल तो कोई नहीं पा रहा है। बोल तो मोहन भागवत भी नहीं पा रहे हैं। हिंदुत्व के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं, हिंदुओं के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं, मुंह से एक शब्द नहीं निकला मोहन भागवत के। कहाँ चले गए? पाकिस्तान गए हुए घूमने क्या, जो शंकराचार्य के ऊपर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं? सवाल तो उठेगा ना कि आप अगर शंकराचार्य पे कोई पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और उनका दंड गिराया जा रहा है, उनकी पालकी गिराई जा रही है, तो कैसे हिंदुत्व की बात करते हैं मोहन भागवत? फर्जी हिंदुत्व की बात करते हैं, ये सवाल तो उठेगा। हिंदुओं के सबसे बड़े धर्माचार्य जो हैं उनके ऊपर अगर हमला होगा और मोहन भागवत खामोश बैठे रहेंगे, कैसे हिंदू हैं? ये साबित करने का समय था मोहन भागवत को वो हिंदू हैं। बिल्कुल वही कह रहे हैं कि ये जो संजय राउत कह रहे हैं कि अगर आप कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, एक शब्द आप उसकी निंदा भी नहीं कर पा रहे हैं, विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये पाखंड है और आप नकली हिंदू हैं। बहुत ही उन्होंने तल्ख अंदाज में कहा। और यही नहीं, बहुत सारे जो संत धर्माचार्य हैं वहाँ माघ मेले में मौजूद है इस समय, जो नहीं भी हैं, वो भी शंकराचार्य के इस अपमान को लेकर कड़ी निंदा कर रहे हैं। और वहाँ शंकराचार्यों ने, जो दूसरे पीठ के शंकराचार्य हैं, उन लोगों ने भी अभिमुक्तेश्वर आनंद के समर्थन में आकर सरकार की निंदा की है, जो कुछ उनके साथ हुआ है, और इसको हिंदू धर्म पर हमला बताया है। स्वामी स्वरूपानंद है शंकराचार्य परिषद के, माफ कीजिएगा, स्वामी आनंद स्वरूप, वो क्या कुछ कह रहे हैं उनको भी सुनते हैं। और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी ओर से भी समर्थन मिल रहा है लगातार शंकराचार्य को। लेकिन सरकार उनको फिर एक नोटिस भेजा गया है मेला प्रशासन की ओर से। और यही नहीं, एक जो ट्रोल आर्मी होती है वो उनके पीछे लगा दी गई है उनको नकली बताने में। सवाल यह है कि वो शंकराचार्य के तौर पर, चाहे बड़े जो अभी संजय राउत कह रहे थे कि कई राज्यों में अतिथि बनकर गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनसे आशीर्वाद लिया, या फिर और भी जगहों पर, तब क्या वो शंकराचार्य असली थे और आज नकली हो गए? हाँ बिल्कुल, ये सवाल है समीर जी। और देखिए मजे की बात क्या है कि हिटलर और मुसोलिनी के चेले जो हैं विदेशी तस्वीर हम लोग देख सकते हैं। हाँ, एक बार अमलेंदु जी, जो तस्वीर ये वही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है शंकराचार्य, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये अब ये अचानक जो है बन गए हैं नकली शंकराचार्य। लेकिन हैरानी की बात यह है अमलेंदु जी, प्रधानमंत्री का भी एक भी ट्वीट नहीं आया है भारत में ही। इस सहयोग की बात है कि इस समय विदेश में भी नहीं। हाँ, विदेश में नहीं है। और ड्रोन भी उनका उड़ रहा है। ड्रोन से देख भी लेते हैं कहाँ क्या हो रहा है, मगर ड्रोन से नहीं देख पाया कि शंकराचार्य पर लाठी चल रही है, ये नहीं देख पाया प्रधानमंत्री ड्रोन से। लेकिन समीर जी, मजे की बात यह कि जो मैं कह रहा था कि हिटलर और मुसोलिनी के चेले जो हैं, काली टोपी लगाने वाले, वो जो हैं वो बता रहे हैं कि कौन धर्माचार्य असली है कौन नकली है। अरे पहले खुद तो साबित हो जाओ कि तुम भारतीय और हिंदू भी हो कि नहीं हो। हिटलर और मुसोलिनी की जो ड्रेस पहनते हो और यहाँ बता रहे हो धर्माचार्यों को, भगवा पहनने वालों को, कि कौन असली धर्माचार्य है, शंकराचार्य, और कौन नकली शंकराचार्य है, ये बताएंगे। अब ये समझिए इस बड़ा संकट है। वही चीजें हैं कि आखिर ये कौन तय करेगा, आप कौन होते हैं तय करने वाले धर्माचार्यों को। और यही बात कल शंकराचार्य ने अपना एक जो लंबा जवाब हम लोगों ने उसको दिखाया भी था कल के इस ब्रेकिंग में, कि कैसे उन्होंने जवाब दिया है और वहां प्रशासन को कहा है। अब प्रशासन कह रहा है कि आपको हम हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर देंगे। तो अच्छी बात है, आप शंकराचार्यों को प्रतिबंधित कर दीजिए और बाकी जो बहुत सारे बाबा लोग हैं आप उनको बुलाइए, मठों के मठाधीशों को बुलाइए और इन लोगों से आप सरकार की तारीफ करवाइए, चापलूसी करवाइए। यही हिंदू धर्म है आपकी निगाह में, अगर ऐसा है? बिल्कुल यही है कि अगर ऐसा है तो ठीक है भाई, इसी को कर दिया जाए। तो ये जो है देखा जाएगा। तो हम लोग सुन सकते हैं कि स्वामी आनंद स्वरूप जो है वो क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष हैं और सुनते हैं उनको क्या कह रहे हैं। ओम नमो नारायण। अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का मामला बढ़ता हुआ जा रहा है और मैं देख रहा हूं कि जितने भाजपाई संत थे वो सब मार्केट में हैं। मुझे उन भाजपाई संतों से कोई अपेक्षा भी नहीं थी, लेकिन जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं
स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज, उनसे मैं अपेक्षा कर रहा था, यह समय यह सिद्ध करने का नहीं कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं नहीं है, क्या है, मामला न्यायालय में है, वो सिद्ध करेगा, करता रहेगा। कई पीढ़ियों का ये मुकदमा है, शायद मुकदमे से हल भी नहीं होगा। मैं तो हमेशा से चाहता हूं कि संतों का मुकदमा शंकराचार्यों के न्यायालय में ही हल हो जाए, लेकिन संत कभी इस बात पे विचार नहीं करते कि उनकी मर्यादा, उनकी परंपरा कैसे बचेगी। अब प्रयागराज माघ मेला संतों की परंपरा सिखा रहा है और हम भाजपा को खुश करने में उनके पक्ष में लगे हैं, उनके पक्ष में बयान दे रहे हैं। देखिए क्या है रविंद्रपुरी जी महाराज, आपका मैं बहुत आदर करता हूं, आप बड़े भोले भाले संत हैं, लेकिन आप सत्ता से बहुत डरते हैं, मैं देखता हूं। अखाड़ा डरने के लिए नहीं बना था, अखाड़ा राजाओं से लड़ने के लिए ही, धर्म की रक्षा के लिए बना था। और मुझे उम्मीद है कि पुनर्विचार करेंगे आप कि जिस प्रकार से चुटिया खींची गई ब्राह्मणों की, बटुकों को जिस प्रकार से पीटा गया, उसको लेकर के आप जरूर माघ मेला प्रशासन के ऊपर कार्रवाई कराएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मैं रामभद्राचार्य जी से कोई अपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि वो भाजपा से ही उनकी गाड़ी चल रही है। आप तो इतने बड़े मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, और मनसा देवी ट्रस्ट या निरंजनी अखाड़ा तब भी था जब भाजपा अस्तित्व में भी नहीं थी। तो इसलिए महाराज जी, आपसे बहुत अपेक्षा है, आप इस तरह के अनर्गल प्रलाप बंद करिए और इस समस्या का समाधान खोजिए। भाजपा कभी आपके लिए खड़ी नहीं होगी, मैं दावा कर रहा हूं। जिस दिन आप बुरे फंसेंगे, भाजपा कहेगी स्वामी रविंद्रपुरी जी से हमारा कोई मतलब नहीं है। इसलिए फिर से विचार करिए और इस तरह के बयान मत दीजिए। ओम नमो नारायण, जय जय हिंदू राष्ट्र। तो ये अखाड़ा परिषद, वो भी सरकार के समर्थन में उसके अध्यक्ष बयान दे रहे हैं। और अखाड़ा परिषद, बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही अमलेंदु जी की, अखाड़ा परिषद, अखाड़ों का अस्तित्व बीजेपी जब से है, अखाड़े बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं था, और आप जब संकट में आएंगे तो कभी साथ नहीं आएगी। और अखाड़ों को संकट में आने की बात कर रहे हैं, चूंकि अक्सर विवाद वहां पर होते रहते हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष खुद किस तरीके से उनकी जान चली गई, अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। आरोप उनके अपने शिष्य पर लगा है जो जेल में बंद है। तो यही बात वो कह रहे हैं कि जब आप संकट में आएंगे तो आपके साथ नहीं खड़ी होगी। आज आप भले भारतीय जनता पार्टी का बचाव कर रहे हैं, क्यों अपने को राजनीति में आप कुदा रहे हैं, यही बात कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही कह रहे हैं कि आप राजनीति से अलग हटिए, और राजनीति अगर कुछ कर रही है तो आपको राजनीति से क्या लेना देना है। आप धर्म के साथ रहिए, आप धर्म के साथ ना रह के आप राजनीति के साथ खड़े हुए हैं। तो इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप समीर जी खूब ज़्यादा चल रहे हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और एक शंकराचार्य हैं उनकी उन्होंने एक क्लिप जो है वो भी पोस्ट की है। तो पहले तो समीर जी हम अखिलेश यादव का ट्वीट देखते हैं कि क्या है, फिर शंकराचार्य को हम सुनते हैं शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि सत्ता जब अधर्म करने लगे वही कलयुग है। धर्म विरोधी भाजपा और उनके संगी साथी अपने दंभ के वश में सनातन धर्म का जो अपमान कर रहे हैं, उससे समस्त सनातनी समाज आक्रोशित हो गया है। यहां तक कि जिन कनिष्ठ कर्मचारियों को भाजपा सरकार साधु संतों के अपमान का ये निकृष्ट कुकृत्य करने के लिए बाध्य कर रही है, वो भी इस पाप को करना नहीं चाहते हैं और अंदर से डरे हुए हैं। उनके बीच भी एक अंदरूनी आक्रोश जन्म ले चुका है, लेकिन नौकरी की मजबूरी की वजह से वो बाहरी तौर पर शांत है। भाजपा के समर्थक तक शर्मिंदा है। भाजपा जब सनातन की सगी नहीं है तो बाकी किसी और की क्या होगी, ये बात लिख रहे हैं और ये सच्चाई है। और लगातार जिस तरह से अमलेंदु जी बीजेपी के भीतर से आवाजें उठ रही हैं और संघ के भीतर से आवाजें उठ रही हैं, उससे ये पता चल रहा है कि ऐसा नहीं है कि वहां सारे समर्थक बैठे हैं, लेकिन हाँ कुछ डर के मारे और कुछ किसी और वजह से वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसको लेकर जो शंकराचार्य परिषद हो या तमाम साधु संत हो, वो जरूर सामने यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं उनके समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं। जिन द्वारका पीठ के शंकराचार्य के बयान को टैग किया है अखिलेश यादव ने अपने इस ट्वीट में, उनको भी सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने। अभी मौनी अमावस्या में स्नान के लिए दुखद घटना घटित हुई, जहां पटुक ब्राह्मणों को प्रशासन के कुछ कर्मचारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा चोटी पकड़ पकड़ के घसीटा गया। शिक्षा का अर्थ नहीं जानते ना ये लोग।
धर्म का अर्थ ही नहीं जानते, पढ़े तो जाने। शिखा जो होती है वो वहां ब्रह्मरंध्र होता है, ब्रह्मरंध्र का अपमान नहीं किया जा सकता है। वहां ब्रह्म साक्षात्कार करना यानी कुंडलिनी जागृत करने के लिए ही तो ब्रह्मरंध्र है। ये षड चक्र भेदन करके हम ब्रह्मरंध्र में साधक जाता है। इस तरह से ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया। आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया, और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने से, गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को, गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगता है। ये शास्त्र वचन है, मेरा वचन नहीं है, शास्त्र का वचन है। गंगा स्नान करने में जो विघ्न डालता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई बल हमें प्राप्त हुआ है, कोई शक्ति हमें प्राप्त हुई है, कोई ताकत हमें प्राप्त हुई है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रशासन के इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। तो ये इस कृत्य की निंदा कर रहे हैं, प्रशासन ने जो कुछ भी किया है, और इसको लेकर बहुत सारे समर्थन में, शंकराचार्य के समर्थन में है, सरकार की निंदा हो रही है, लेकिन सरकार एक के बाद एक नोटिस उनको भेजे जा रही है। और उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने वहां पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं और शंकराचार्य के समर्थन में। ये वो तस्वीरें हैं, इसको हम चाहेंगे फुल स्क्रीन पर देखें, कि शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और बहुत सारे समाजवादी युवजन सभा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने वहां पोस्टर लगाए हुए हैं और वहां उनके समर्थन में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, शंकराचार्य के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं और ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी बुरी तरीके से घिरी हुई है। हिंदुओं के सर्वोच्च धर्मगुरु का अपमान करके जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने किया है, उससे बीजेपी ज़बरदस्त तरीके से घिरी हुई है। मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि हिंदुओं के सर्वोच्च धर्मगुरु के अपमान पर ये दोनों खामोश क्यों हैं। बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई है। नितिन नवीन ने अभी तक इसकी कोई निंदा क्यों नहीं की, जांच कराने का आदेश क्यों नहीं दिया, ये भी आ रहा है। नए अध्यक्ष बने हैं, नए अध्यक्ष बनते ही सबसे पहले यही संकट उनके सामने आया है। तो बीजेपी काफ़ी ज़्यादा घिरी हुई है, आरएसएस काफ़ी ज़्यादा घिरा हुआ है कि शंकराचार्य का अपमान आपकी सरकार करा रही है, आपके मुख से एक शब्द भी क्यों नहीं निकल रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है अमलेंदु जी, जो ये आपने बात कही है, चलिए राजनीतिक दलों की मजबूरी हो सकती है, अपनी सरकार के विरोध में हो सकता है प्रधानमंत्री भी अब ये हिम्मत न कर पाते हो, क्योंकि उनको ही पता है कि 240 सांसदों के साथ हम सरकार चला रहे हैं और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, उनको हम सीधे चुनौती नहीं दे सकते हैं। आरएसएस प्रमुख की, आरएसएस के नेताओं की ऐसी क्या मजबूरी है कि हिंदू धर्म का ये अपमान वो देख रहे हैं और खामोश बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, ये खामोश बैठे हुए हैं और मतलब इतना ज्यादा दब जाएंगे सरकार से संघ प्रमुख जो हैं, ये बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आप कहाँ, तो आप हिंदुओं के ठेकेदार बनने हैं, बता रहे हैं हिंदू राष्ट्र बन गया है और आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं और कोई नहीं रोक सकता हिंदू राष्ट्र बनने से। तो क्या यही कराओगे हिंदू राष्ट्र में? शंकराचार्यों की ऐसी कुटाई करवाओगे हिंदू राष्ट्र में क्या? ये सवाल उठा, माना जाए कि ये समर्थन है, वो समर्थक इस बात के हैं कि शंकराचार्य ने जो आवाजें उठाई हैं वहां मंदिरों के तोड़े जाने को लेकर, हिंदू धर्म के अपमान को लेकर सरकार कैसे कर रही है, इन सारी बातों से इसका मतलब कि आरएसएस भी सहमत है और वो सरकार के ही साथ खड़ी है, या फिर सरकार का उसको डर है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार का डर हो, चाहे केंद्र की सरकार का डर हो। लेकिन साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस डर के मारे वो हिंदुओं का अपमान, हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरुओं का अपमान भी बर्दाश्त करने को विवश है। इधर अमलेंदु जी, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है और क्या कुछ है उसको जरा बताया। समीर जी, जो धार में, मध्य प्रदेश के धार में जो भोजशाला विवाद है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा की अनुमति दी जाती है, लेकिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज भी पहले की तरह से जारी रहेगी।
ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। और हिंदू पक्ष जो कहा जाता है, हिंदू पक्ष पता नहीं वो हिंदू है कि नहीं है, कौन है, जो भी है, वो भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर बताते हैं और जो अदालत का फैसला है वो एक तरीके से यथास्थिति बनाए रखने वाला है और स्पष्ट कर दिया है कि आप अपनी पूजा कीजिए, वो अपनी नमाज पढ़ेंगे। सह अस्तित्व जो है हम लोगों की अवधारणा, जो भारत की संस्कृति से अस्तित्व की, तमाम संस्कृतियां यहाँ आईं और आकर सब यहाँ भारत की संस्कृति में समाती चली गई और तभी जाकर एक भारतीय संस्कृति बनती है। तो उसी लिहाज से ये फैसला आया है कि आप अपनी पूजा कीजिए, वो अपनी नमाज पढ़ें, एक ही जगह होगी। ये एक बड़ा फैसला है, चूंकि वहां पर भोजशाला विवाद लंबे समय से विवाद चल रहा है और उसमें कुछ हिंदू संगठन वहां पर उसको लेकर विवाद करते हैं। तो ये बड़ा फैसला है कि वहां पूजा की भी अनुमति दी गई है और दोपहर में नमाज पढ़ने की भी अनुमति दी गई है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इसको ये महत्वपूर्ण फैसला है चूंकि लंबे समय से ये विवाद का मुद्दा वहां पर बना हुआ है, मध्य प्रदेश के धार जिले में वहां पर भोजशाला जो है। और इसके अलावा SIR पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला तो नहीं आया है, फैसले का इंतजार है, लगातार सुनवाई वहां चल रही है, लेकिन SIR पर जिस तरीके से चुनाव आयोग को फटकार लगाई है वो सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब वो आदेश में रिफ्लेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन फटकार लगाई, सख्त चेतावनी भी जारी की और ये कहा कि आपके पास सबसे ज्यादा अधिकार हैं, लेकिन SIR के लिए उसके बदलाव बेलगाम और बिना नियम के नहीं हो सकते। आप अपने ही नियमों से बाहर नहीं जा सकते, आपको जो अधिकार मिले हुए हैं आप उससे बाहर नहीं जा सकते। SIR में जो आप कर रहे हैं वो सब गड़बड़ है और उससे आप बाहर नहीं जा सकते, एक तरीके से ये कहा गया। जो चुनाव आयोग को ये कहा उन्होंने कि भाई सबसे ज़्यादा अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन चुनावी लिस्ट को रिवाइज करते समय उसके बदलाव, जैसा कि इस समय SIR चल रहा है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और 1960 के इलेक्टर्स रजिस्ट्रेशन नियमों के तहत प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए बेलगाम या बिना नियम के नहीं हो सकते। और चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच के सदस्य जस्टिस जॉय माल्या बागची ने चुनाव आयोग से पूछा कि आपके पास नियमों से हटने का अधिकार है, लेकिन नियमों को खत्म करके नहीं। जी हाँ, यानी अब नियमों को खत्म करके नहीं हट सकते हैं। फॉर्म 6 में 6 नोटिफाइड डॉक्यूमेंट हैं, आपके SIR में डॉक्यूमेंट हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आप पहले से तय डॉक्यूमेंट को बढ़ाया हटा सकते हैं? ये उन्होंने पूछा। और यही जो सवाल अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा था कि ये कोई भी नियम उसमें बदला जाएगा तो वो संसद में बदला जाएगा, पार्लियामेंट नियम बनाएगी, आप नहीं बनाएंगे। बिल्कुल, ये कहा उन्होंने। और फिर उन्होंने जो चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी थे, उन्होंने कहा कि SIR 2025 जो रहा है वो संविधान के अनुच्छेद 324, जिसमें चुनावी लिस्ट तैयार करने, चुनाव कराने पर चुनाव आयोग की देखरेख, निर्देश और नियंत्रण की शक्ति है, के साथ साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1950 की धारा 21(3) के तहत सही है। लेकिन उन्होंने पूछा 1960 का, तो 1950 का नियम पहले आएगा कि 60 का पहले, मतलब उसका किया जाएगा। और एक्ट की धारा 21(3) जो है चुनाव आयोग को किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या उसके हिस्से के लिए चुनावी लिस्ट का विशेष रिवीजन जिस तरह से वह उचित समझे करने का अधिकार देती है, ये इन्होंने कहा। और यही सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई थी कि आपको SIR किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो भी उसके किसी खास हिस्से में जहां आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, वहां करने का अधिकार देता है। पूरे राज्य की, पूरे देश का SIR नहीं कर सकते, ये आपको अधिकार नहीं है। और द्विवेदी ने माना कि चुनाव की प्रक्रिया है, इससे बदलाव में कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में निहित कानून के समक्ष सुरक्षा, पारदर्शिता के संवैधानिक मानदंड और वोटिंग में आसानी की संवैधानिक गारंटी शामिल होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने तर्क दिया कि 1950 के एक्ट की धारा 21 की उपधारा 3 चुनाव आयोग को चुनावी लिस्ट को रिवाइज करने के लिए तय सीमाओं से आगे ले जाने की अनुमति देती है, जब तक कि कारण दर्ज किए गए हो, प्रक्रिया निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो। ये खुद कह रहे हैं जी। और उन्होंने कहा कि धारा 21(3) ने चुनाव आयोग को आज़ाद कर दिया है, लेकिन जस्टिस बागची ने द्विवेदी का ध्यान 1960 के नियम 25 के क्लॉज 2 की तरफ दिलाया, जिसमें कहा गया था कि चुनावी रोल के गहन रिवीजन में नियम 4 से 23 के तहत तय प्रक्रिया के अनुसार एक नया रोल तैयार करना शामिल होगा। नियम 25 आप पर पाबंदी लगाता है, ये कहा जस्टिस बागची ने। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अथॉरिटी, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो, बिना किसी रोक टोक या नियम के काम करे और अपने से नियम नहीं बना सकती। ये नियम जो है चुनाव से संबंधित कोई नियम बनेंगे तो वो संसद में बनेंगे, यही तर्क रखा गया और उसको लेकर जमकर फटकार लगाई जस्टिस जॉय माल्या बागची ने चुनाव आयोग को। और
खुद जो चुनाव उन बातों से सहमत दिखाई पड़े जो चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वकील रहे। तो खैर अब ये अभी तो ये बहस चल रही है, ये सारी चीज़ें जब फैसला आएगा SIR पर उसमें ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं या नहीं दिखाई पड़ती हैं, क्या कुछ होता है उसी पर सबकी निगाह है। लेकिन या ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग रोज रोज फटकार खा रहा है सुप्रीम कोर्ट से और खुद भी रोज नए नए नियम। बागची ने एक और कठिन सवाल पूछ लिया चुनाव आयोग से और कहा कि क्या चुनाव आयोग इस बात पर जोर दे सकता है कि वह वेरिफिकेशन के दौरान 1960 के नियमों के फॉर्म 6 में बताए गए दस्तावेज को नहीं देखेगा और सिर्फ 11 दस्तावेजों को देखेगा? क्या चुनाव आयोग कह सकता है? और फिर चुनाव आयोग के जो 24 जून 2025 के अपने आदेश में जिसमें SIR की घोषणा की गई थी, 11 सुझाए जो दस्तावेज थे उनमें से आधार को अब बाहर कर दिया था। तो अदालत ने बिहार SIR अभ्यास के बीच इसमें दखल दिया था और आधार को शामिल करने का आदेश दिया था। और फिर जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की इस पर कि काम करने का तरीका चुनावी रोल का रिवीजन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए, ये न्याय संगत और निष्पक्ष होना चाहिए। तो इस पर द्विवेदी तक दिया कि धारा 21 का धारा 3 जो है वो 1900 के अधिनियम की 1950 की धारा जो है, फिर उसका दिया। तो उसमें जस्टिस बागची ने कहा कि 1950 के अधिनियम में संक्षिप्त रिवीजन का प्रावधान संसद की समझदारी का प्रतीक था, क्योंकि आजादी के शुरुआती सालों में आबादी का लगातार आना जाना प्रवासन होता रहता था और उन्होंने कहा कि उस समय बहुत ज्यादा बदलाव हो रहे थे। संसद जानती थी कि आबादी को बसने में कुछ साल लगेंगे, लेकिन इससे आपको पूरे देश में SIR कराने की शक्तियां नहीं मिल जाती। बिल्कुल, यानी कहने का मतलब कि तब भी नहीं थी, जबकि वहां पर अभी तय नहीं था कि कौन अभी भारत में रहेगा, कौन अभी जाकर दूसरे देश में रहेगा या पाकिस्तान से आकर अभी भारत में भी कौन रहेगा। लेकिन आज की स्थिति में तो ये बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जा सकती और अगर कोई नियम में बदलाव करना होगा तो वो संसद में होगा। चुनाव आयोग नियमों में बदलाव नहीं कर सकता है। खैर, सुनते हैं क्या कह रहे हैं हन्नान मोल्ला, CPIM के नेता हैं और पश्चिम बंगाल से कई बार वो सांसद रह चुके हैं। तो he is also getting direction from Supreme Court every day. And after getting whipping from Supreme Court, he is extending date, changing personnel, and all these things are doing, because all things are not doing properly. It shows that when he is forced to accept Supreme Court suggestion and change his decision again and again. So let us see how ultimately it ends, because peoples are not happy and doubts are there. Their voter name may be deleted and they may lose their voting rights. On that count, the peoples have anxieties. Let us see what else. तो कह रहे हैं हन्नान मोल्ला कि ज्ञानेश कुमार पश्चिम बंगाल पुलिस को SIR नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश उनको सुप्रीम कोर्ट में मिल रहा है, लेकिन हर दिन सुप्रीम कोर्ट से भले ही निर्देश मिल रहे हो चुनाव आयोग को, कोर्ट वहां पर वो डेडलाइन बढ़ा रहे हैं, कर्मचारियों को बदल रहे हैं और दूसरे बदलाव कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ों को ठीक से संभाला नहीं जा रहा है। इससे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के सुझावों को मानने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वो बार बार फैसले बदलते रहते हैं। ये तो समीर जी SIR GST की तरीके से हो गया। ये GST में 1000 संशोधन हो चुके हैं, मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा संशोधन तो इस SIR में हो चुके हैं 6 महीने में, और बंगाल में तो और कम 3 महीने में जी। तो यहाँ 100 से ज़्यादा संशोधन जो हो चुके। अब ज्ञानेश कुमार जी शपथ पत्र देकर कहें, हलफनामा देकर कहें या राष्ट्र से माफ़ी मांगे कि SIR में सब कुछ ठीक ठाक था। अगर सब कुछ ठीक ठाक था तो नियम बार बार क्यों बदले जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट आपको फटकार क्यों लगा रहा है? तो या तो आप हलफनामा देकर कहिए कि आप बिल्कुल सही थे, वरना राष्ट्र से माफी मांगिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपको रोज खींच रहा है। बिल्कुल, रोज उस खिंचाई कर रहा है, रोज फटकार लगा रहा है और आपसे सवाल कर रहा है कि आप कैसे नियम बदल सकते हैं, किसने आपको ये परमिशन दे दी है। खैर, इधर कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो भी कह रहे हैं वहां भी काफी हंगामा मचा हुआ है, जिन जिन राज्यों में हो रहा है वहां सभी जगह इस तरह की अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं और वो भी बड़े पैमाने पर। तो सुनते हैं जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं। मैं मानता हूं कि SIR का काम चल रहा है और SIR के काम में भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के वोट डालने के अधिकार को छीन रही है। जो पलायन करते हैं हमारे आदिवासी भाई, उनको भारतीय जनता पार्टी नाम कटाने पे तुली है। मैं सारे BLO जो सरकारी कर्मचारी होता है, जो कलेक्टर, जो RO, उसको चेताना चाहता हूँ, अगर एक जगह भी आपने गलत नाम जोड़े और सही नाम काटे तो हम कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथवार BLO पे FIR दर्ज कराएगा। जिसने भी लोकतंत्र वोट के अधिकार को छीनने की कोशिश की और बीजेपी के साथ हुआ,
90% लोग 95% लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, 5% BLO बीजेपी के हिसाब से काम कर रहे हैं। मैं उनको चेताना चाहता हूँ, अगर आपने कहीं भी गलत नाम जोड़े और सही नाम काटे तो लोकतंत्र में इसका अपराध है और उस अपराध को, अपराधी को सजा देगी कांग्रेस। जिस बूथ पर ऐसा हुआ और हमें मिला तो 28 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उससे पहले कोर्ट से हम आप पर मुकदमा लगवाएं तो लगवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो अगर इस झंझटों से बचना है तो बीजेपी की बात मत मानो, और इन झंझटों से में पढ़ना है तो फिर मुकदमे के लिए तैयार रहो। कांग्रेस पार्टी सीधा स्पष्ट तौर पर आज इस सेंधवा की धरती से सारे हमारे कर्मचारियों से आग्रह करना चाहती है, हमें आपसे कोई नफरत नहीं है, आप ईमानदार लोग हो, ईमानदारी से आपने काम किया, ईमानदारी से काम करोगे। पर अभी 3 तो BLO जब किसी का नाम काटेंगे या बिगाड़ेंगे, अमलेंदु जी, वही सवाल है कि BLO पर आ रहा है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम तय कर रहा है। नहीं है कि उसके जैसी लॉगिन करता मालूम, ये यारों को नहीं पता है, यारों को नहीं पता है, DRO को नहीं पता है, मतलब जिनका अधिकार है उनको ही नहीं पता है, और नाम कट जा रहा है तुरंत। जब वो लॉगिन करते, जैसी लॉगिन करते मालूम पड़ता है उनके नाम से ही जो चला गया नोटिस, उन्हें मालूम ही नहीं है कि नोटिस चला गया है किसी को। तो ये तो सब किया जा रहा है, और ये उसके स्क्रीनशॉट भी सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए हैं कि ये किस तरीके से वहाँ जो हो रहा है। तो ये अब ये देखना है कि जिस तरीके से फटकार लग रही है इसको, ये अब देखा जाएगा समीर जी। और आज एक और घटना हुई है, एक तो जो आजकल जो राज्यपाल हैं, जो खासतौर से विपक्ष शासित जहाँ सरकारें हैं, वहाँ राज्यपालों को आजकल एक बड़ा शौक चल रहा है कि विधानसभा से बिना बहिर्गमन, पहले विपक्ष करता था बहिर्गमन, अब राज्यपाल करने लगे हैं। और ये बड़ी अच्छी परिपाटी चली है कि राज्यपाल सीधे बता देना चाहते हैं कि वो बीजेपी के ही हैं, कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, या हम संवैधानिक पद पर बैठकर हम निरपेक्ष नहीं है, हम सापेक्ष हैं और बीजेपी के सापेक्ष हैं। निरपेक्ष आप सापेक्ष भी रहिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप तो साबित करते हैं कि आप पक्के कार्यकर्ता हैं, जी हाँ, संघ की शाखा से आप आए हैं निकल कर, अभी आप तुरंत ही साबित करते हैं। तो आज कर्नाटक में भी यही हुआ, कर्नाटक में हुआ तो उसकी काफी निंदा हो रही है, उसकी हो रही है। कल तमिलनाडु में हुआ था, केरल में भी आज हुआ, केरल में भी गवर्नर निकल के चल दिए। तो भाई इन गवर्नरों को हुआ क्या है, ये सब जो उठ के चल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी याद आती है कि आप आग से खेल रहे हैं। तो एक गवर्नर क्या सब आग से खेल रहे हैं? आपने संविधान की शपथ ली थी, ना कि संघ की शाखा में नमस्ते सलावत से लेके ली थी। तो ये तो इनको सोचना पड़ेगा कि संविधान की शपथ ली थी, आप इस तरीके से सब कर रहे हैं। आप बाउंड हैं कि सरकार आपको लिख के देगी, आपको वही पढ़ना है, उससे बाहर आप एक शब्द नहीं पढ़ सकते, कॉमा फुल स्टॉप तो आप नहीं पढ़ सकते बाहर, आप बाउंड हैं। यह आपका संवैधानिक दायित्व है, आपका मजबूरी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको करना, लेकिन सब चल रहा है देश में। बिल्कुल। और इधर मनरेगा को लेकर जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी देशव्यापी अभियान चलाए हुए है, उससे भी सरकार की नींद उड़ी हुई है। इसलिए उड़ी हुई है, पहली बात तो ये कि उसमें जो ग्रामीण बेरोजगार हैं उनके लिए जो रोजगार की एक गारंटी की योजना थी वो खत्म कर दी गई है, ऐसा कहा जा रहा है। और साथ में महात्मा गांधी का नाम उससे हटा दिया गया है। इसके अलावा बोझ जो है वो राज्यों के ऊपर डाल दिया गया है। तो मनरेगा को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम कर रही है। देशव्यापी आंदोलन की घोषणा हो चुकी है और उसकी के तहत जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं। आज भी एक बैठक हुई दिल्ली में, उसमें क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व सांसद हैं संदीप दीक्षित, सुनते हैं उनको, किस तरीके से कांग्रेस मनरेगा को लेकर देश भर में इस जो सरकार के खिलाफ, सरकार ने जो कुछ किया है इस गारंटी कार्यक्रम को, रोजगार के लिए जो गारंटी कार्यक्रम है, उस पर कैसे वो कैंपेन चला रही है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। पिछले करीबन 1 महीने से जो एक ऐसा कार्यक्रम जिसको हम MG नरेगा का कार्यक्रम कहा करते थे, जो इस देश का एक क्रांतिकारी अधिकार देने का कार्यक्रम था, जहां सरकार ने अपने नागरिकों को ये अधिकार दिया था कि वो जब चाहे काम ले सकती है, अपनी बेरोजगारी, अपनी गरीबी, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। उसको जैसे एक पंगु बनाया है और कमज़ोर किया है मोदी सरकार ने। पूरे देश का जो एक समझ लीजिए मजदूर है, खेतीहर मजदूर है, छोटा किसान है, जिसने मनरेगा से अपने घरों को चलाया है, अपनी बिजनेस को चलाया है, वो आंदोलित सा हो गया है। उसमें एक आक्रोश है, उसको ऐसा लगता है कि उसका एक अधिकार, जिसने पिछले 15-20 साल में बहुत हद तक उसके जीवन को सार्थक बनाया था, और एक कोविड में भी सबको समझ में आया था कि कोविड में जब सरकार ने पूरी तरीके से हथियार घेर दिए थे, तब एक मनरेगा ही कार्यक्रम था जिसने करोड़ों लोगों को वो सहायता दी थी जो कोविड में जब सारे काम बंद हो गए थे, तब लोगों के घर में जब चूल्हे नहीं चल रहे थे तो उससे लोगों के घर में चूल्हे चलने लगे थे। उस कार्यक्रम को आज मोदी सरकार ने
2 या 3 चीज़ों से इतना कमज़ोर किया है। मैं आपको 2 एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अब सरकार तय करेगी कि कौन काम करेगा, सरकार तय करेगी कि क्या काम करेंगे। मतलब गांव की विशेषताएं जो पहले पूरी होती थी, इंसान आगे बढ़कर अपनी ग्राम सभा में बताता था कि उसकी और उसके समाज की क्या ज़रूरतें हैं, उस सबको दरकिनार करके एक तानाशाही सरकार की तरीके से हमारी सिर्फ भारत सरकार, प्रधानमंत्री, उनका दफ्तर अगर तय करेगा, तो इसके अंदर जो लोकतांत्रिक मूल थे, लोगों के अधिकार के जो मूल थे मनरेगा के, उसको बिल्कुल समाप्त करके एक सरकार की तरफ से दान पुण्य वाली स्कीम इसको बना दिया है। सीधे सीधे मोदी जानते थे कि मनरेगा में लोग जिसको अधिकार समझते हैं, वो अगर हम लोगों को दान पुण्य की तरह देंगे तो उसका चुनाव में उसका असर होगा। तो अपनी चुनावी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए एक क्रांतिकारी एक्ट को इन्होंने बदलकर एक कार्यक्रम में तब्दील कर दिया है। और जब हिंदुस्तान का सारा मजदूर आंदोलित हुआ तो रचनात्मक कांग्रेस इसके साथ खड़ी हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो ये कानून लाई थी वो इसके साथ खड़ी हुई है, और तमाम ऐसे दल हिंदुस्तान में जो जनहित के हैं, जनोन्मुखी हैं, समाजवादी सोच के भी हैं, देश के हित की सोच के हैं, वो सब इसके साथ आके खड़े हुए हैं। आज पूरे हिंदुस्तान से 200, 250, 300 से ऊपर कार्यकर्ता, मनरेगा यूनियन के नेता, ऐसे लोग जो समाज में लोगों के साथ काम करते रहे, उन सब का एक जमावड़ा हुआ है। वो यहाँ आए हैं। हमारे कांग्रेस के भी नेता आदरणीय राहुल जी और खड़गे जी आएंगे और लोगों से संवाद करेंगे, और आगे संघर्ष की रणनीति को हम यहाँ से फिर और सुदृढ़ रूप से बनाकर आगे इसको क्रियान्वित करेंगे। तो यहाँ सारे मनरेगा के से जुड़े हुए जो तमाम कार्यकर्ता और उसकी निगरानी करने वाले लोग हैं आए हुए हैं, और इसके अलावा पूरे देश भर में मनरेगा जिस तरीके से उसको ख़त्म किया गया है उसके खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। कर्नाटक में विशेष सत्र बुलाया गया और मनरेगा पर चर्चा के लिए, और किस तरह से ख़त्म किया गया, और ये बताने के लिए कि जो मनरेगा को ख़त्म करने के पीछे क्या मकसद है और उसकी जगह जो VBG रामजी योजना लाई गई है उसके पीछे क्या मकसद है। सुनते हैं वहाँ पर कर्नाटक में सरकार में मंत्री हैं प्रियांक खड़गे क्या कह रहे हैं। So who is creating this conflict? Who is creating the conflict? Who is violating Article 176 and 163? All we have stated is facts in our governor's speech. We have written about the tax terrorism being imposed on by the central government. We are talking about the VB Gramji. We are talking about Manrega being repealed, the Panchayat powers being repealed. We are talking about how there is the minimum wages have been cut off from for the labor. There is no social security for the labor henceforth, and all that is what we have been talking about, and what the Chief Minister has gone and met the Prime Minister, briefed him on our issues, given him a letter. That's what we have put even in the speech. What Mr. Krishna Bairegowda has gone and spoken to Nirmala Sitharaman ji, that's what we have. तो ये वही कह रहे हैं कि जो इस पर चर्चा के लिए सत्र बुलाया गया। अब इस पर चर्चा कैसे कर सकते हैं, और वो जो उनको अभिभाषण पढ़ने को दिया गया वो नहीं पढ़ रहे, तो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 176 और 163 का उल्लंघन कौन कर रहा है। हमने अपने राज्यपाल के भाषण में जो कुछ भी कहा है वो सब सच है, उसमें एक भी झूठ नहीं है, फिर भी राज्यपाल उसे पढ़ना नहीं चाहते। क्या राज्यपाल का ऑफिस बीजेपी का ऑफिस बन गया है? और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो चुनी हुई सरकार है वो जो पढ़ रही है उसी की बात मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, संविधान ही कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया है अभी, और संविधान पीठ ने दिया है कि आप बाउंड हैं सरकार की जो आपको भेजती है, आपको विधान मंडल जो पास करके भेजता है उसको करने के लिए, तो आप बाउंड हैं, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, आप उसको नहीं रोक सकते अपने पास। ये आदेश आ चुका है, उसके बावजूद ये राज्यपाल जो है, ये मतलब जैसे ज्ञानेश कुमार जो है वो खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझ रहे हैं, ये सारे राज्यपाल भी अपने को संविधान से ऊपर समझने लग गए हैं। अजीब उल्टी बयार चली है। मतलब ये केंद्र सरकार के खिलाफ जा रहा है, उसकी योजना के खिलाफ, तो ये राज्य सरकार जिसके शीर्ष के पद पर ये बैठे हुए हैं ये उसका विरोध करने लगेंगे। बड़ी अजीब सी बात है। आप वहां राज्यपाल के तौर पर बैठे हुए, आप सरकार के प्रमुख हैं, आप वहां विपक्ष के नेता नहीं हैं। बिल्कुल, आप विपक्षी नेता नहीं हैं, और विपक्षी नेता तो फिर इस्तीफा दो, राज्यपाल की कुर्सी से राजनीति करो। बिल्कुल।
भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफा दिया, चले गए ना उत्तराखंड लौट के, ऐसी तो इस्तीफा, चले जाओ लौट कर। और क्या, वहां पर राज्यपाल के पद पर बैठकर आपको वो अभिभाषण पढ़ना पड़ेगा जो वहां की निर्वाचित सरकार ने आपको दिया है संसद के सत्र में पढ़ने के लिए। और ये विशेष सत्र कर्नाटक के विधानसभा में बुलाया गया जो मनरेगा को लेकर है, कैसे उसको खत्म किया गया। और वही सवाल पूछ रहे हैं कि 176 और 163 आर्टिकल जो संविधान का है उसका कैसे उल्लंघन किया जा रहा है। और यहाँ कई सारी और महत्वपूर्ण खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के संभल की भी काफ़ी चर्चा हो रही है। वहाँ जो संभल में हिंसा हुई थी उस मामले में वहाँ के उस समय के तत्कालीन सीओ और कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले जज का जिस तरह से तबादला हुआ, उसको लेकर वहाँ पर संभल की जो जिला अदालत है वहाँ कल जो वकील हैं उन्होंने बहुत प्रदर्शन किए, नारेबाजी की और बहुत सारे वहाँ पर उसका विरोध किया कि कैसे किसी जज का तबादला उसके एक फैसले की वजह से हो सकता है अगर वो प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कोई फैसला दे रहा है। हाँ बिल्कुल, इसको लेकर और काफ़ी ज़्यादा बवाल वहाँ हुआ और काफ़ी ज़्यादा वहाँ संघर्ष की स्थिति देखी गई। अधिवक्ता जो थे उन्होंने बहुत ज़ोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। इधर कांग्रेस जो है वो खुलकर आरोप लगा रही है समीर जी कि अब न्यायपालिका पर दबाव बढ़ता जा रहा है और न्यायपालिका में भी फैसले जो हैं वो कराए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा, ये साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं शाहनवाज आलम, उन्होंने संभल सीजीएम के तबादले को रूटीन नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव में किया गया बताया है और उन्होंने कहा है कि अब कटघरे में खुद न्यायपालिका आ गई है और अब न्यायपालिका को ये साबित करना है कि उसकी स्वतंत्रता बची है या उसने सरकार के आगे सरेंडर कर दिया। जी बिल्कुल, और चूंकि इसको ये ट्रांसफर जो होते हैं वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस के वो हाई कोर्ट से होते हैं, माना ये जा रहा है क्या हाई कोर्ट भी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता शाहनवाज आलम। देखिए, पहले से अंदेशा था कि संभल के सीजीएम को ट्रांसफर किया जाएगा क्योंकि एक ट्रेंड है भाजपा सरकार में। बीजेपी ने जो दंगा करवाया था दिल्ली में, बीजेपी के नेताओं पे एफआईआर नहीं दर्ज हुआ था और जब जस्टिस एस मुरलीधर ने पुलिस की इस लापरवाही पर सवाल उठाया कि भाजपा नेताओं के ऊपर मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया तो उनका रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। पिछले दिनों भी एक खबर आपने देखी होगी कि राजस्थान के एक जज दिनेश गुप्ता को रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने 50 लाख रुपए का जुर्माना अडानी की कंपनी पे लगाया था। उसको भी कहा गया कि रूटीन तबादला है। तो बेसिकली रूटीन तबादला भले हो लेकिन उसका एक राजनीतिक उद्देश्य था और राजनीतिक उद्देश्य ये है कि जो भी जज सरकार के नैरेटिव के खिलाफ जाकर के अगर कोई आदेश देगा तो उसको हम तबादला कर देंगे। और एक तरह से संदेश दिया जा रहा है दूसरे जजों को कि आपके सरकार के नैरेटिव के खिलाफ कोई कानून सम्मत फैसला आपको नहीं देना है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में ये सब जब चीजें हो रही हैं उसी दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत आते हैं चंदौली में और वो योगी सरकार के न्यायपालिका के मॉडल की बहुत तारीफ करते हैं। उनको भी इस मामले पे बोलना चाहिए क्योंकि अब ये जो पूरा मामला है इसमें कटघरे में न्यायपालिका खुद आ गई है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों को, हमारी न्यायपालिका को ये साबित करना है कि उनकी स्वायत्तता बची है या खत्म हो गई है, क्योंकि ये इस तरह से अगर चीजें चलेंगी तो न्यायपालिका पे लोगों का भरोसा टूटेगा। लेकिन हम मानते हैं कि बेंच बदलने से, जज बदलने से जो प्रक्रिया है, जो सैद्धांतिक पोजीशन है जुडिशरी की, नहीं बदलनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो एफआईआर का आदेश था, हालांकि वो टाइम बीत गया है, शायद सरकार कोर्ट जाए, लेकिन अगर कोर्ट नहीं जाती है तो भी संभल की जो सीजीएम कोर्ट है वो अपने फैसले पे अडिग रहेगी। व्यक्तियों के बदलने से न्याय का सिद्धांत नहीं बदलता है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के बिना दबाव में आए जो भी संभल के नए जज आए हैं वो अनुज चौधरी के खिलाफ कार्रवाई जिस भी स्थिति में। तो यहाँ न्यायपालिका भी अगर सरकार के नैरेटिव के हिसाब से नहीं चल रही है तो उस पर भी दबाव है, उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है किसी भी तरीके से। एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू किया है, लागू किया है, उससे सुप्रीम कोर्ट भी सहमत नहीं दिखाई दे रहा है। बने रहिए डीबी लाइव के साथ इस तरह की तमाम खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।